का राजनीतिकरण करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसके अंदर रखना चाहते हैं और बाकी सब लोगों को धीरे धीरे से एलिमिनेट करा जा रहा है और बड़े तय तरीके से एलिमिनेशन का काम चल रहा है। वैसे ये बात बहुत जरूरी नहीं है, मगर ये जरूरी तब हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा मशीनरी इसके लिए तैयार बैठती है कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखें और बाकी पार्टियों से जुड़े हुए हर आदमी को धीरे धीरे से एलिमिनेट किया जाए और फिर ये कहा जाए देखिए साहब, धार्मिक कार्यक्रम अगर हिंदुओं के हो रहे हैं तो सिर्फ भाजपा करा रही है, बाकी कोई करा नहीं रहा है। ये हमने कुछ दिनों पहले जो इन्होंने कावड़ पूजा, कावड़ शिविर जो लगते थे, उसमें हमने देखा कि जो जो लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे उनकी परमिशंस कैंसिल की गई, उनको हैरेस किया गया, उनके कावड़ शिविर छीन के भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को दे दी गई क्योंकि परमिशन तो आपको सरकार से चाहिए। एक संस्था 20 साल से 30 साल से कावड़ शिविर लगा रही है और वो जब परमिशन मांगने गई तो उसको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की एक संस्था बना के उसको परमिशन दे दी ताकि सरकार का पैसा भाजपा के वर्करों को मिल जाए और अच्छे न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल लोग या नॉन बीजेपी के लोगों को उससे एलिमिनेट किया जाए। ऐसे इन्होंने हजारों लोगों को कावड़ के समय पे घर बिठाया। फिर हमने अब देखा कि जो रामलीलाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते थे उनको छोड़ के जो दूसरी पार्टी के या न्यूट्रल लोग कराते थे उनको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से एक षड्यंत्र के तहत उनकी रामलीलाओं को बंद कराया गया। मैं एक उदाहरण आपको देने आया हूं। एक रामलीला चिराग दिल्ली के अंदर कई वर्षों से रावण दहन हो रहा था, रामलीला होती थी, भव्य बड़े स्तर की रामलीला की जाती थी, डीडीए के पार्क में हुआ करती थी। पिछले साल रामलीला की परमिशन देने के बाद उस परमिशन को डीडीए ने कैंसिल कर दिया, पैसे लेने के बाद कैंसिल कर दिया। कोई कारण नहीं था, रामलीला के लोग पीछे पड़े रहे डीडीए के, तो आखिरी तक उनको परेशान किया गया और बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ी जमीन दी गई। बड़े अच्छे तरीके से रामलीला हो गई। तो रामलीला कमेटी पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की डीडीए ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 15 लाख रुपए का। क्या कह के कि साहब आपकी रामलीला में झूले लगे हुए थे। मैं आप पत्रकारों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कौन सी रामलीला नहीं है जिसमें झूले नहीं लगे? लव कुश में नहीं लगे हुए, लाल किले की रामलीलाओं में नहीं लगे हुए, आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में नहीं लगे हुए, रोहिणी वाली में नहीं लगे हुए, द्वारका वाली में नहीं लगे हुए। हर रामलीला में झूले लगे होते हैं। अनुसार 1915 में जन्मी हिंदू महासभा और 1925 में जन्मी आरएसएस ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं हुए थे। इन्हें लगता था कि ये समय आजादी का नहीं है। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए शुरू की थी क्योंकि 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो अंग्रेज कमजोर थे। अंग्रेज जो थे वर्ल्ड वॉर के अंदर व्यस्त थे, तो ये सही समय था कि उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके उन पे दबाव बनाया जाए। मगर आरएसएस और हिंदू महासभा इसके विपरीत ये कहती थी कि ये समय ठीक नहीं है, बल्कि आरएसएस और हिंदू महासभा के बड़े बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील की कि आप सब लोग 1942 की वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाइए। तो एक गांधी थे जो उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे,
और एक आरएसएस और हिंदू महासभा थी जो अंग्रेजों की फौज में हिंदुओं की भर्ती करा रही थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने फॉर्मली जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर आते हैं आगे की बात। अब ये कहते हैं भाई ऑफिशियली हिंदू महासभा कहती है कि हम लोग पॉलिटिकल बॉडी थे, इसलिए आरएसएस का गठन इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल है, हम नॉन पॉलिटिकल होंगे। मजे की बात यह है कि आरएसएस आज भी अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहता है और कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज नहीं जिसके ऊपर इनकी राय ना हो, इनका बयान ना आता। प्रधानमंत्री इनसे मिलते हैं, ये प्रधानमंत्री से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा वो ये तय करते हैं। हर राज्य के अंदर अध्यक्ष के साथ जो संगठन मंत्री होता है, जैसे दिल्ली का संगठन मंत्री है, वो आरएसएस से आता है, मगर ये ऑफिशियली अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं। ऐसे ही आरएसएस जो है उस वक्त इनको बनाया गया था हेडगेवार साहब ने कि ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सामाजिक कार्य करेगी, खास तौर पे हिंदुओं के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा बनाई गई और हिंदुओं के हितों के लिए आरएसएस बनाई गई। और 1941 आते आते हिंदुओं के लिए बंगाल में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बने। 2 साल तक इनकी सरकार, वो आरएसएस और आरएसएस की मातृ संस्था हिंदू महासभा ने ऑफिशियली मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई। उसके बाद ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गई, गड़बड़ हो गई जी, पता नहीं था, ऐसा नहीं है। 1942 से लेकर 1947 तक सिंध में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कोalition में सरकार चलाई, क्योंकि ये हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते थे। फिर इन्होंने 1943 से 1945 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी इन्होंने सरकार चलाई। उस वक्त प्रोविंसेस होते थे और सरकारें बनाई जाती थी, तो ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे हिंदुओं के लिए, लगातार मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाते थे। और सुनिए, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो भी भारत की आजादी के अंदर इन दोनों संस्थाओं की और उस उत्सव की, जो भारत आजाद होने पे जो उत्सव मनाया जाता है, आजकल तो कहते हैं कि मैच जीत गए, आप कुछ नहीं हो, आप देशद्रोही हो। यहां आप आजाद हुए थे, उस आजादी के उत्सव में भी आरएसएस और हिंदू महासभा ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली थी। उसके बाद जब भारत देश का झंडा तय हुआ तो भारत देश के झंडे पे, जिसके ऊपर मां भारती का हर शहीद जब अपने जीवन की आहुति दे देता है तो लिपट के जिस तिरंगे में आते हैं, उस तिरंगे का विरोध भी आरएसएस ने किया और कई दशकों तक आजादी के बाद भी किया। और आजाद होने के करीब 50 से 52 साल तक ये लोग अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराते थे। ये बात अंकित होनी चाहिए। और फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की हत्या के अंदर आरोपी और दोषी पाए गए नाथूराम गोडसे भी आरएसएस से जुड़े रहे और हिंदू महासभा से जुड़े रहे। तो इनका ये जो इतिहास है, जैसे देखिए हर राजा के बारे में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप खूब लिखिए अच्छी अच्छी बातें कि आप शाखा करते हैं, आप अस्त्र विद्या करते हैं, आप शस्त्र विद्या करते हैं, आप जो करते हैं सब बताइए, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, आप करते होंगे, वो आप बताइए। मगर देखिए मदर टेरेसा को हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ाया जाता, कम पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री बुक के अंदर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादातर पढ़ाई जाती है। 7 चैप्टर होंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के, 1-2 होंगे सोशल रिफॉर्मर्स के, राजा राम मोहन रॉय सब जो है, विवेकानंद जी, सब एक चैप्टर में ले आते हैं। तो इनकी जो राजनीतिक इतिहास है वो बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए और हम इसकी जो है क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं। और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी बताएं कि क्या आरएसएस के पूरे इतिहास को पढ़ाया जाएगा
या पिक एंड चूज करके इतिहास को पढ़ाया जाएगा? हमें चिंता सिर्फ इस चीज की है। और कोई आपका प्रश्न हो?